बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। एशिया कप जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि हमारी बुक्स में तो मुझे लग रहा है कि खत्म हो ही गया है। जो बाकी जितने मैच रह गए हैं वो मैच हो नहीं सकने। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही हैं कि इतनी बारिश है और इतना पानी है और इतने हालात खराब हैं जिस जगह पे अब आपका 10th का मैच होना है और बाकी मैच होना है, कि हमें नहीं समझ आ रही कि ये एशिया कप में इस बार हुआ क्या है। बाकी सारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन अभी हम जो है वो इनवाइट कर रहे हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब को, जो हमेशा की तरह हम पे बहुत काइंड है, बहुत मेहरबान है, हमें टाइम दे देते हैं। मिर्जा इकबाल बेग साहब, ये क्या हो रहा है? एशिया कप पे पानी क्यों फिर गया? बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब। दरअसल मसला ये है कि सबसे बड़ा रुपया भैया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैसे के चक्कर में कि हजारों डॉलर्स मिलेंगे, बिल्कुल खामोश तमाशाई बना हुआ है और सारे शॉट जय शाह खेल रहे हैं। वो किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को एम्बेरस करना चाहता है और यही हो रहा है, क्योंकि पहले हाइब्रिड मॉडल नजम सेठी ने दिया, उसको उसने रिजेक्ट किया। नजम सेठी ने सही दिया था कि भाई आप भारत के मैचेस पाकिस्तान से बाहर खेलें, लेकिन बकिया सारे मैचेस पाकिस्तान में हो। उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद दूसरा हाइब्रिड मॉडल में एक तजवीज दी गई कि इसके मैचेस जो है वो मुत्तहदा अरब अमारात में कराए जाए श्रीलंका के बजाय, तो वो भी रिजेक्ट कर दिया कि जी मुत्तहदा अरब अमारात में गर्मी होती है। उस वक्त ये नहीं उन्होंने कहा कि श्रीलंका में इस सीजन में बारिश होती है। बहरहाल तय हुआ कि चले श्रीलंका में कराए जाए। 4 मैचेस पाकिस्तान में, 9 मैचेस श्रीलंका में, जिनमें से 3 मैच कैंडी पालीकेले में और उसके अलावा फाइनल समेत 6 मैच जो है कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कराया जाए। लेकिन आपने देखा कि कैंडी में भी बारिश ने अपना काम दिखाया। पाकिस्तान भारत मैच मुकम्मल नहीं हो सका। भारत नेपाल के मैच में बारिश हो गई और रुक गया मैच, फिर दोबारा शुरू हुआ। और अब कोलंबो जो है उसके हवाले से आपने बिल्कुल सही कहा इरफान असगर साहब के, कोलंबो में बारिशों की बहुत जबरदस्त पेशगोई की गई, पूरा वीक बारिश की पेशगोई की गई है। और परसों रात को 12 घंटे तक बारिश होती रही, जिसकी वजह से जो कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम का ग्राउंड है वो एक तालाब बन गया था। लेकिन जय शाह के कानों पर जूं नहीं रेंगती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खाली खत लिख रहा है कि जी हमने खत लिख दिया। खत लिखने से क्या होगा? आप वो पुराना जमाना नहीं कि कबूतर के हाथों खत भेज दिया। आप एक स्टैंड ले, आप उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करें, क्योंकि आप मेजबान है। अगर कोई मेजबान होता है उसके घर में घुसकर मेहमान जो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो उनको मनवाए, तो ये सरासर ज्यादती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्टैंड लेना चाहिए। अच्छा, ये सूरत वही थी जो आप बता रहे थे कि उसी तरह से जहाज चार्टर होके गया था मैच देखने के लिए पाकिस्तान इंडिया, वो सारी कहानी वैसी की वैसी साबित हुई सर? देखिए, जब शोर मचा ना कि चार्टर्ड होकर गया है पहले जहाज श्रीलंका का, तो इस दफा नॉर्मल फ्लाइट से प्लेयर्स को भेजा गया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के कई अरकान, पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन और भी दीगर बहुत सारे लोग जॉय ट्रिप पर जो है वो श्रीलंका गए, हालांकि उन्हें पता है कि बारिश होगी। तो मुझे बताएं, इतनी ज्यादा ट्रैवलिंग के पहले पाकिस्तानी टीम श्रीलंका गई, श्रीलंका से वापस आई, अब पाकिस्तानी टीम दोबारा श्रीलंका गई, फिर नेपाल की टीम पाकिस्तान से श्रीलंका गई और नेपाल की टीम तो वही है, लेकिन श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आया, अब वो वापस श्रीलंका चली गई। बांग्लादेश पाकिस्तान आई, वो वापस चली गई। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में खेला। तो ये हो क्या रहा है? इतने अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा? दुनिया में कभी आपने कोई ऐसा टूर्नामेंट देखा है कि एक टीम यहाँ मैच खेले, अगले दिन सुबह की फ्लाइट से चली जाए? मेरी समझ में नहीं आता। जब इन्होंने अप्रूवल दी है, जकारिया साहब गए थे दुबई में, इजलास भी हुआ था एशियन क्रिकेट काउंसिल का, तो वहां ये सब चीजें क्यों नहीं डिस्कस की गई? वहां तो बड़े बुलंदो बांग दावे कर रहे थे। पहले एक स्टेटमेंट आया कि अगर भारत या एशिया कप खेलने नहीं आया तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे। तो वो स्टेटमेंट कहाँ गया? झाग की तरह बैठ गया। मैं समझता हूँ हमारी कोताही है, जिसका भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है, खासतौर पर जय शाह जो है, वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं। सर, राजू बिनी और जय शाह की आपस की भी कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट सामने आ रही हैं। जिस तरह से राजू बिनी ने कहा कि शायद हम वेन्यू चेंज कर लेंगे, जैसे श्रीलंका खुद भी कह रहा था कि उस जगह पे जहाँ पे बारिश नहीं होती, ये मैच, ये टूर्नामेंट जो है वहां पे शिफ्ट कर लेते हैं। और राजू बिनी ने कहा कि जी इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन जय शाह ने जो है अपनी टीम ही सीधी कोलंबो भेज दी कि भाईजान चक्कर ही कोई नहीं है, नथिंग डूइंग। ये आपस की कॉन्फ्लिक्ट, हमारा तो चलो किसी खाते में हम आते ही नहीं है, लेकिन वो आपस में भी उनका इतनी बड़ी जो है वो क्लैश है दोनों की। देखिए इरफान साहब, रॉजर बिनी तो एक तरह से डमी बीसीसीआई के सदर है। उसकी वजह यह है कि पहले सौरव गंगोली थे, जय शाह की उनसे नहीं बनी, जिसकी वजह से उन्होंने खामोशी से गंगोली को साइडलाइन किया
और रॉजर बिनी को लेकर है, जिनके बारे में कहा जाता है बड़े धीमे लहजे के मालिक हैं, और 1983 में जो भारत वर्ल्ड कप जीता था इंग्लैंड में, उस टीम के रुकन थे रॉजर बिनी। और उनका बेटा स्टुअर्ट बिनी भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, लेकिन रॉजर बिनी के बारे में कहा जाता है कि धीमे लहजे के मालिक है, ज्यादा किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते। तो उनको तो एज अ शो केस लेकर आए ना कि वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर बन गए, लेकिन असल शॉट्स तो जयशाह खेल रहा है। ये सिर्फ नूरा कुश्ती है कि नहीं जी नहीं। आप देखें कि पहले ये तय हो गया था कि हम्बन टोटा में मैचेस होंगे, और मेल भी एक कर दी गई थी, जो मेरे पास रिपोर्ट्स है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से एक मेल कर दी गई। और जो मीडिया के लोग थे जो वहां कैंडी में मौजूद थे, वो अपनी बस में जा रहे थे हम्बन टोटा। अचानक उन्हें पता चला और बस का रुख जो है कोलंबो की तरफ मोड़ दिया गया। उसकी वजह यह है कि जय शाह ने थोड़ी ही देर के बाद अपना फैसला खुद तब्दील किया। पाकिस्तान से उन्होंने बिल्कुल मशावरत नहीं की। तो आखिर पाकिस्तान मेजबान मुल्क है, और ये जय शाह की हठधर्मी की वजह से हुआ है इरफान साहब। वरना जब नजम सेठी ने हाइब्रिड मॉडल दिया था, उन्होंने कहा था कि ठीक है, भारत के मैचेस हम पाकिस्तान से बाहर करा लेते हैं, बाकी सारे मैचेस पाकिस्तान में हो। उस पर जय शाह फैल गए कि नहीं जी, पाकिस्तान में नहीं होंगे। तो पाकिस्तान ने ये तजवीज दी कि मुत्तहदा अरब अमारात में करा ले। 2018 का एशिया कप भी वहां हुआ, 2021 का 22 का एशिया कप भी वहां हुआ, लेकिन नहीं माने और श्रीलंका में कराने का फैसला किया गया। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कौन करेगा? क्योंकि अगर हम एक वाजे स्टैंड लें, आप इंडियन जर्नलिस्ट को देखें, विक्रांत गुप्ता की मैं कल वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई बात मानते तो मना कर देते, हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान एक क्रिकेट की कुवत है, अगर पाकिस्तान मना कर देता तो देखते एशिया कप में क्या होता। पाकिस्तान और भारत ही दो टीमें हैं ना जिनकी वजह से स्पॉन्सर्स जो है वो अट्रैक्ट हुए एशिया कप में। लेकिन पाकिस्तान मना क्यों करेगा? जॉय ट्रिप पे लोगों को लेकर जाना है, पाकिस्तान के मौसम से श्रीलंका के मौसम को तब्दील करना है, एंजॉय करना है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से काफी फर्क पड़ा इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल फीका फीका हो गया। 1984 से एशिया कप हो रहा है इरफान साहब, पहले तो व्हाइट किट में हो रहा था। और मुझे अच्छी तरह से याद है मार्च 1984 में एशिया कप जो था, सिर्फ 3 टीमें थी, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, और डे मैचेस थे जो कि शारजा में हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें चेंज आता गया। लेकिन अब बिल्कुल ये टूर्नामेंट जो है इसको सैबोताज किया गया है, और लोगों की दिलचस्पी खत्म हो गई। सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि ये टूर्नामेंट वर्ल्ड कप की तैयारी का हिस्सा था। अब अगर आप इस टूर्नामेंट के मैचेस बारिश की नजर कर देंगे, तो फिर वर्ल्ड कप की क्या तैयारी होगी एशियाई टीमों की? ये सवाल है, ये कोई जय शाह से ये सवाल पूछे। बिल्कुल ऐसी बात है सर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद दोबारा बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, क्योंकि आगे जो हम बातें करने वाले हैं वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक छोटा सा ब्रेक, विल कमिंग बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बेग साहब, मुझे ये बताइए कि अभी क्या सिचुएशन है? जो 10 तारीख को मैच है वो पाकिस्तान का और इंडिया का, और बारिश की प्रिडिक्शन फिर 90% है। और मैं दोबारा कह रहा हूं कि इट्स नॉट ड्रिजलिंग, इट्स हेवी रेन देयर। और अभी तक भी सारा सिलसिला वैसे ही चल रहा है। जो हमारे पास फुटेज आ रही है वो यही है कि सड़कें और ग्राउंड पानी का तालाब बने हुए हैं। तो क्या ये मैच हो पाएगा? क्या ऐसे कभी आपने देखा है कि 2 दिन पहले अगर इतनी बड़ी बारिश हो, इतनी ज्यादा बारिश हो, तो मैच हो पाता है? बज़ाहिर बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने पहले भी आपको कहा कि ये जो मैदान है आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो का, वो तालाब बन चुका है, और उसको सुखाने के लिए भी तकरीबन, अगर मौसम सही रहता है तो 1 से 2 दिन दरकार होते हैं। तो कैसे मैच होगा? उससे पहले कल मैच है श्रीलंका बांग्लादेश का, उसके भी इम्कानात कम नजर आते हैं। और कोलंबो की ये खासियत रही है इरफान साहब, अब से 21 बरस कबल जब 2002 में चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट श्रीलंका में खेला गया था, तो श्रीलंका और भारत फाइनल में पहुंचे, और उनका फाइनल यही था आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में। ये स्टेडियम जो है ये श्रीलंका के साबिक सदर राणा सिंह प्रेमदासा के नाम पर रखा गया है, क्योंकि उन्होंने इसकी रेनोवेशन में बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। तो क्या हुआ, भारत और श्रीलंका का 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, 2 दिन हुआ, यानी कि पहले दिन हुआ नामुकम्मल रहा, दूसरे दिन भी हुआ, बारिश हो गई, जिसकी वजह से दोनों टीमों को मुश्तरका तौर पर चैंपियन करार दिया गया। अब तकरीबन 21 बरस बाद वही सूरत हाल है कि बारिश के इम्कानात है। लोग कह रहे हैं टॉस पे फैसला होगा, मुख्तलिफ किस्म की इतलात आ रही है। तो फिर एशिया कप कराने का फायदा क्या है? क्योंकि टेस्ट प्लेइंग नेशंस में से 5 कौमें, जो 5 अक़वाम जो है वो एशिया की हैं, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान।
तो दुनिया में सबसे ज्यादा इस कॉन्टिनेंट की टेस्ट प्लेइंग नेशन है, लेकिन उसके बावजूद मजाक बना दिया गया है। और इसकी जिम्मेदारी कौन कबूल करेगा? यकीनन जब ये 17 सितंबर के बाद इस पर मजीद बातें होंगी, लोग इस पर अपनी अपनी राय का इजहार करेंगे। सर एक बड़ी अहम बात मैं करने लगा हूं। आप इसको छोड़ दें कि वो जो ट्रॉफी थी उसका जो रोस्टम था वहां पे उसके नीचे इंडिया 2023 लिखा हुआ था। आप इसको छोड़ दें कि किट के ऊपर जो है वो पाकिस्तान का नाम नहीं था, एशिया कप का जो लोगो बना था पाकिस्तान का नाम नहीं था। आप इस चीज को भी छोड़ दें कि ये सारा कुछ जो है वो जय शाह ने सारा कुछ किया, कैसे किया। आप मुझे इस चीज का बताएं कि दोनों मैचेस, एक पहला मैच और ये वाला मैच, हमें लगा कि इंडियन टीम, इंडिया का मुल्क, इंडिया का जो बीसीसीआई है, इंडिया के क्रिकेट काउंसिल जो है, सब कुछ रिलक्टेंट है इंडिया को पाकिस्तान के साथ मैच खिलाने के साथ। बिल्कुल आपने सही कहा इरफान साहब, बिल्कुल रिलक्टेंट है। और आप देखें ना कि हमारा पेस अटैक इतना जबरदस्त पेस अटैक है कि अगर आप देखें तो इस साल 37 मैचेस में हमारे पेस अटैक ने 63 विकेटें ली हैं। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और उसके अलावा नसीम शाह, तो वो तो खौफजदा है। जिस तरह की बैटिंग वो कर रहे थे, जो उनकी बड़े बड़े बुत थे बैटिंग लाइनअप के, कैसे पाश पाश हुए। वहां पर रोहित शर्मा कैसे बोल्ड हुए, जी। विराट कोहली कैसे बोल्ड हुए। तो खाइफ तो है, क्योंकि बैकलैश आएगा। 1.5 अरब की आबादी हो गई है भारत की, तो वो लोग तो बैकलैश करेंगे ही, क्योंकि उनको क्रिटिसिज्म होगा। वो इंतहा पसंद लोग हैं। जब से मोदी की हुकूमत आई है तो वो तो नहीं चाहेंगे कि भारत पाकिस्तान से हारे। इसकी एक रीजन ये भी हो सकती है। और जो क्लाइंटेल है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि जितने ब्रॉडकास्टर्स हैं, जितने एडवर्टाइजर्स हैं, उन्होंने गुस्सा नहीं दिखाया कि यार मैच ही जब नहीं होगा तो फिर क्या चीज आगे बिकेगी, कैसे नंबर्स आएंगे, कैसे रेटिंग्स आएंगी, कैसे जो है वो क्लाइंटेल आपकी बढ़ेगी। ये तो पूरी दुनिया, क्रिकेट की दुनिया देख रही होती है, ये जो बड़ा एक टाकरा होता है। लेकिन इस किस्म की हरकत कैसे कर ली इन लोगों ने? और इंडियन मीडिया अपनी टीम के इतने खिलाफ क्यों था इस बार? बिल्कुल, उस उनकी जो पॉलिसीज है उनकी वजह से इंडियन मीडिया खिलाफ था। वो तो बड़ा उड़ा रहा है इनको। और आप ब्रॉडकास्टर्स की बात कर रहे हैं इरफान साहब, स्टार स्पोर्ट्स को इन्होंने राइट्स दिए हुए हैं, लेकिन स्टार स्पोर्ट्स इसलिए बैकफुट पर है कि अब जय शाह ने वहां पर जो है वो आईपीएल के राइट्स एक जियो सिनेमा को दे दिए। और भी अभी उन्होंने जो राइट्स बेचे किसी और को बेचे हैं, तो वो ब्रॉडकास्टर जो है ऑन द बैकफुट है कि आइंदा हमें ना मिले, क्योंकि उनको करोड़ों रुपए का बल्कि अरबों रुपए का बिजनेस मिलता है। तो शायद इसकी वजह भी ये ब्रॉडकास्टर तैयार हो गया। वरना आप तो खुद ब्रॉडकास्टिंग के शोबे से वाबस्ता है, आप मुझे बताएं कि सारा इक्विपमेंट लाना पाकिस्तान से, फिर लेकर जाना, फिर पाली केले से सारा इक्विपमेंट लेकर कोलंबो जाना, ये कोई आसान बात नहीं है। अपने सारे स्टाफ को लेकर जाना, बहुत सारी चीजें। ब्रॉडकास्टर इसलिए बैकफुट पर है कि उन्हें आइंदा भी कॉन्ट्रैक्ट लेना है। और अगर वो ब्लैक लिस्ट हो गए, उनको नहीं मिला, तो फिर जय शाह मौजूद है, वो उनको और रगड़े देगा। मीडिया की बात आपने छोड़ दी कि मीडिया क्यों इनको इतना ग्रिल कर रहा है इंडिया की अपनी टीम मीडिया को, हालांकि पहले पहले साथ खड़ा होता था हमेशा। बिल्कुल, जो उनकी पॉलिसीज है, मैंने पहले कहा ना, उन पॉलिसीज की वजह से मीडिया उन्हें उड़ा रहा है कि भाई आप क्या डिसीजन ले रहे हैं। जय शाह पसंदीदा शख्सियत नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं तो खुद भारतीय लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि जय शाह सिर्फ वन मैन शो रन कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और उसके सदर तो है वो, जैसे कहना चाहिए कि बिल्कुल खामोश है, खामोश तमाशाई है, रॉजर बिनी। और सारे शॉट्स जय शाह खेल रहे। भारत में इसलिए भी क्रिटिसिज्म आ रहा है कि जय शाह अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो वो चाहते हैं वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से मीडिया जो है वो बड़ा फ्यूरियस है। इससे भारत के नाम को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम की एक अपनी वैल्यू है। भारत सारी दुनिया में क्रिकेट के जो मेजर स्पॉन्सर्स हैं वो भारत से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का रवैया है जय शाह का, इस रवैये की वजह से मीडिया उनको उड़ा रहा है। और मीडिया जो है वो इनकी जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, उस पे भी कंफर्टेबल नहीं है इस बार जो टीम खेल रही है बिल्कुल इंडिया की। बिल्कुल। अब उन्होंने, आप देखे ना कि पहले चेतन शर्मा उनके चीफ सेलेक्टर थे, अब उन्होंने अजीत अगरकर को चीफ सेलेक्टर बनाया, जिनका मुंबई से ताल्लुक है, जो भारत की जानिब से टेस्ट वनडे वगैरह खेल चुके हैं। वो इतने पावरफुल नहीं है। तो वह, उसकी बुनियादी वजह टीम के सिलेक्शन कमेटी में भी ऐसे लोग हैं। अब हमारी तरह वो अजीत अगरकर को 25 लाख रुपए महाना तो नहीं दे रहे जो हम इंजमाम उल हक को दे रहे हैं। आपको अगर 25 रुपए
25 लाख रुपए माहाना मिले तो आप ये सब काम छोड़कर उसी तरफ लग जाए, क्योंकि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इंजमाम का। जो खबरें आई है कि इंजमाम को 3 साल के लिए, और जकाशफ ने कल एक तारीफ भी उनकी की कि बड़े जबरदस्त आदमी है। तो वहां पर तो सिलेक्शन कमेटी में हर तरह के लोग शामिल हैं, और सारी सिलेक्शन कमेटी जैसे कठपुतली तमाशा नहीं होता, वो जय शाह के इशारे पर चल रही है। जय शाह जिसको वो जिसे पिया चाहे वही स्वागत वाली बात है। जिसे वो चाहते हैं ले आते हैं, जिसे जिससे वो नाराज होते हैं उसको भगा देते हैं। गंगोली की मिसाल सबके सामने है। फिर उसके अलावा रवि शास्त्री को भी उन्होंने हेड कोच से हटा दिया, विराट कोहली को भी कप्तानी से हटा दिया, राहुल द्रविड़ को लिया है कोच, और उससे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हुकूमत उनकी है, इसलिए वो जो चाहे शॉट्स खेल ले। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया का जो प्रीवियस मैच हुआ उसमें परफॉर्मेंस क्या थी, और अगला अगर मैच हो जाता है तो उसमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। छोटा सा ब्रेक, विल बी कमिंग बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब, बड़ा जबरदस्त किस्म का एक टाकरा चल रहा है यहाँ पे, बड़ी डिस्कशन बड़ी अच्छी तरह से चल रही है, और बहुत शॉटें मार रहे हैं इस वक्त बेग साहब, बड़े खतरनाक किस्म की। बेग साहब, मुझे जरा ये बताएं कि जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ उस पे आपका क्या रिव्यू है। क्या वो मैच ठीक था, ठीक तरीके से हुआ? पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन ने ठीक परफॉर्म किया? कहीं कहीं पे लगा कि बाबर आजम वीक हैं? ये बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन चूंकि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स भारतीय बैट्समैनों के जहन पर, दिमाग पर सवार है, शायद यही वजह है कि इब्तिदाई ओवर में भारतीय बैट्समैन पाकिस्तान के खिलाफ जो हमेशा प्रेशर का शिकार रहते हैं। और उस मैच में भी यही हुआ। आप देखें 66 रन पर 4 विकेटें उनकी गिर गई, 4 टॉप के बैट्समैन उनके आउट हो गए, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा शामिल थे। उसके बावजूद भारतीय टीम 260 से ज्यादा रन बनाने में कामयाब हुई। आपने बिल्कुल सही कहा, बाद में तो डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ बाबर आजम की कप्तानी का जिक्र करना जरूरी है कि आपने उन्हें बिल्कुल मौका फराहम किया। आप अपने स्पिनर्स को ले आए, और जिसकी वजह से उन्होंने जो उनकी पार्टनरशिप लगी ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की, हालांकि हार्दिक पांड्या फास्ट बॉलर्स को इतना एतमाद से शुरू में नहीं खेल लेते, तो ओवर इन्होंने बचाए बाबर आजम ने कि आखिर के लिए आप किल के लिए जाते, आप आउट करते। मेरे ख्याल में वहां हमसे गलती हुई, वरना मुझे नहीं लग रहा था कि भारतीय टीम 200 रन भी क्रॉस कर पाएगी। लेकिन 12 गलतियों से इंसान सीखता है। अब 10 तारीख अगर मैच हो जाता है तो पाकिस्तान बहुत कुछ तब्दीली करेगा, बहुत कुछ सीखेगा उन गलतियों से। इसे गलतियों से तो सीखता है, लेकिन कब सीखता है? क्योंकि हम हर बार ये बात कर रहे होते हैं कि बाबर आजम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड का सिलेबस लेके आते हैं कि पहले इन प्लेयर्स ने बॉलिंग करानी है, उसके बाद इन्होंने करानी है, उसके बाद इन्होंने करानी है, वो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी मौके पे, और जितने भी मैचेस वो अभी तक खेल चुके हैं, जितने हाई टेंशन मैचेस भी खेल चुके हैं, अभी तक कहीं उन्होंने स्ट्रेटेजी अपनी जो है वो फ्लिप फ्लॉप नहीं की है। उन्होंने हालात के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को, अपनी टीम को नहीं ढाला। कोई सरप्राइज नहीं दिया है किसी भी टीम के लिए, वो इंडियन टीम है या कोई भी टीम है। इस बार तो वो बड़ी अच्छी तरह से पकड़ चुके हुए थे। जिस स्कोर पर उन्होंने 4 प्लेयर्स आउट कर लिए हुए थे, और जितना उनके पैरों के नीचे जमीन निकाल दी हुई थी, हर प्लेयर ड्रॉप शोल्डर्स के साथ आ रहा था। कोई बंदा जो है कॉन्फिडेंट उनका बैटर ग्राउंड में आ नहीं रहा था। उस सिचुएशन में स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करेंगे तो आगे वर्ल्ड कप में क्या बनेगा हमारा? आपने बिल्कुल सही निशानदेही की इरफान साहब। बाबर आजम को अब 4 साल हो गए, 2019 के वर्ल्ड कप के बाद उन्हें कप्तान बनाया गया था, और विद द पैसेज ऑफ टाइम कप्तानी जो है वो आदमी और सीखता है, गुर सीखता है। आप देखें ना, मिसबाह-उल हक को 2010 में घर में बैठे हुए थे, कोई सोच नहीं सकता था। जो इंग्लैंड में मैच फिक्सिंग का वाकया हुआ, बॉल टेम्परिंग का वाकया हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि मिसबाह-उल हक को अचानक घर से बुलाकर कप्तान बना दिया गया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज थी 2009 में मुत्तहदा अरब अमारात में। और फिर मिसबाह-उल हक वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान के कामयाब तरीन टेस्ट कप्तान के रूप में सामने आए। तो बाबर आजम को भी सीखना चाहिए। बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है, लेकिन कप्तानी में यकीनन उनको बहुत कुछ अभी सीखने की जरूरत है। गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि वो लेट ऑफ द हुक जिसे कहना चाहिए, ये होगा कि उन्होंने भारतीय बैट्समैनों को अपने आप पर हावी होने दिया। हालांकि अगर उस वक्त हम उनको और उन पर प्रेशर डालते तो वो आउट हो जाते। उनकी इतनी बैटिंग में नीचे डेप्थ नहीं थी, 4 आउट हो चुके थे, और पांड्या और ईशान किशन खेल लेते, फिर बाकी कौन आता, शार्दुल ठाकुर आते, रविंद्र जडेजा आते,
वो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स का सामना नहीं कर सकते थे। आपकी बात बजाय, और वर्ल्ड कप के लिए लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि वर्ल्ड कप में हमारे मैचेस जो है, 2 मैच चेन्नई में है, 2 बेंगलोर में है, 2 मैचेस कोलकाता में है। इसके अलावा वर्ल्ड कप के लिए हमारे 2 मैचेस हैदराबाद दक्कन में, 1 मैच हमारा अहमदाबाद में। तो बाबर आजम को सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करना पड़ेंगी, वरना रूटीन का कॉपी बुक स्टाइल से चलते रहे तो फिर हमें नुकसान हो सकता है। आपका ख्याल है कि पिच ऐसी थी जिस पे पेसर्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया और स्पिनर्स जो है वो बिल्कुल ही जा पड़े हमारे, या स्पिनर्स ने वैसे ही अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वो पिच की वजह से था, या वैसे ही स्पिनर्स जो है वो भी बैकफुट के ऊपर थे? स्पिनर्स बैकफुट पर थे, आपने बिल्कुल सही कहा। उसकी वजह ये कि शादाब खान नेपाल के खिलाफ 4 आउट करके वहां तेज तेज गेंदें कर रहे थे, भारत के खिलाफ फ्लाइट भी नहीं दे रहे थे, और बॉल बचाने की कोशिश कर रहे थे कि डॉट बॉल हो जाए, जिस पर वो विकेटें भी नहीं ले पा रहे थे, और नवाज ने भी यही किया। स्पिन डिपार्टमेंट हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है इरफान साहब। हमारे फास्ट बॉलर्स तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन एक और सवाल पैदा होता है कि इन 3 फास्ट बॉलर्स के अलावा हमारे पास बैकअप में कौन है इन जैसा। आपने जमान खान को नहीं रखा, वो बड़ा जबरदस्त, वो जिसे कहना चाहिए कि स्लिंगिंग एक्शन के साथ बॉलिंग करता है। आपने मोहम्मद हसनैन को नहीं रखा। अगर खुदा ना खास्ता नसीम शाह, हारिस रऊफ या शाहीन आफरीदी में से कोई अनफिट हो जाता है, तो फिर उस सूरत में क्या होगा आपके पास बैकअप? हम इनको खिलाए जा रहे हैं, इनका लोड मैनेज नहीं कर रहे। इवन नेपाल के खिलाफ चले, इफ्तिताई मैच था, हमने खिला दिया, फिर उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ भी खिला दिया। आपने देखा होगा फील्डिंग करते हुए नसीम शाह बाउंड्री लाइन के पास जख्मी भी हो गए थे। वो तो शुक्र करें क्लिफ डेकन जो हमारे फिजियोथेरापिस्ट हैं, उन्होंने बिल्कुल फिट करके उन्हें भेज दिया। तो मेरे ख्याल में आपको ये भी सोचना होगा, वर्ल्ड कप में आपके 9 मैचेस हैं और आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है, और हर टीम के खिलाफ आपने वर्ल्ड कप में मैच खेलना है, जो 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं 9 टीमों के खिलाफ। हर तो ये टीम सब फाइनल चीजें मैच इनको है, सोचनी होगी। हर मैच फाइनल मैच है वर्ल्ड कप का। ये सोच के खेलना है। बिल्कुल आपने सही कहा। अब आप देखें ना, नेदरलैंड्स क्वालिफाई कर गया है, वेस्ट इंडीज क्वालिफाई नहीं कर सका, तो आप अंदाजा लगाएं ना कि फिर क्या होगा। और श्रीलंका ने भी क्वालिफाई किया है, तो उसके अलावा बाकिया ममालिक जो है, जिसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, अफगानिस्तान है, इनके खिलाफ आप किस तरह की परफॉर्मेंस देंगे? बांग्लादेश है। तो अब देखना पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं कि हर मैच हमारे लिए फाइनल होगा, क्योंकि फिर एट द एंड जो है वो पॉइंट्स टेबल ही डिसाइड करेगी ना कि आपके कितने पॉइंट्स हैं और कौन सी टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती हैं। अच्छा, हम 2 प्लेयर्स की बात करें, इसमें से एक प्लेयर की पहले हम बात करते हैं। वैसे 3-4 प्लेयर्स की बात की थी लास्ट टाइम जब हमारी सेटिंग हुई थी, लेकिन खासतौर पे शाहीन शाह अफरीदी, हमारा ख्याल था और हमें लग रहा था कि वो उस तरह की पेस में नहीं है, उस तरह के सुपर फिट नहीं जिस तरह वो अपने इंजरी से पहले थे। लेकिन अभी हमने इंडिया के खिलाफ मैच में और बाकी मैच में भी, खासतौर पर इंडिया के खिलाफ मैच में, जिस तरह से वो जब चाहते थे बॉल को अंदर फेर रहे थे, जब चाहते थे बॉल को बाहर फेर रहे थे, और वैसे ही इन्होंने जो है वो दोनों बड़े प्लेयर्स को डिसीव किया। आप उनकी फिटनेस के बारे में क्या कहेंगे इस वक्त? देखिए, अभी तो बाजार यही लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी मुकम्मल तौर से फिट है, वरना जो गुज़िश्ता बरस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था, जिसमें वो इंग्लैंड के खिलाफ प्रॉपर तरीके से फिट नहीं थे और चले भी गए थे। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी फिट तो है, उनका लोड मैनेज करना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट को, कि उनको कौन कौन से मैचेस खिलाने, कौन कौन से मैचेस नहीं खिलाने। 50 ओवर्स के मैचेस हैं। 50 ओवर में आपको 10 ओवर्स कराने के अलावा 40 ओवर्स मैदान में भी खड़ा होना पड़ता है, तो फिर फील्डिंग भी करनी पड़ती है। और शाहीन शाह अफरीदी गेंद रोकने में डाइव लगाने से गुरेज नहीं करते, आपने उनकी फील्डिंग देखी होगी। जी, तो नहीं ये जो करते टीम बाउंड्री मैनेजमेंट, पे, और बाउंड्री पे फील्डिंग, उसमें भागना भी बहुत ज्यादा पड़ता है, रेंज बहुत ज्यादा आपकी होती बिल्कुल है। क्लोज तो करीब होता है इनर सर्कल में, आउटर सर्कल में तो आपके पास रेंज बड़ी ज्यादा होती है, बहुत दूर तक भागना होता है। बिल्कुल, ये सारी चीजें उन्हें ध्यान में रखनी होंगी। और हमें तो खबर मिली कि 19 सितंबर को उनकी रुखसती है कराची में, शाहिद आफरीदी की साहबजादी के साथ उनका वाह, निकाह जो माशाल्लाह। हुआ था फरवरी में, वो अब 19 सितंबर को रुखसती, और 21 सितंबर को इस्लामाबाद में उनका वलीमा है। तो वो सारी चीजें अलग अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान की नुमाइंदगी अपनी जगह शाहीन शाह अफरीदी को की फिटनेस बड़ा डिमांड करती है, क्योंकि इस वक्त दुनिया के वो वाहिद बॉलर हैं जो इब्तिदाई ओवर्स में ब्रेक थ्रू देते हैं, और दुनिया के बड़े से बड़े बैट्समैन जो है वो गैस करते रहते हैं कि कौन सी गेंद अंदर आएगी, कौन सी गेंद बाहर बाहर जाएगी। निकल। तो मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस जो है वो बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, और क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी को और जो टीम मैनेजमेंट है उसको इस बारे में सोचना चाहिए।
और वही बात है कि विराट कोहली जैसा बैट्समैन अगर बैट और पैड में इतना गैप रख के अगर खेलता है तो इसका मतलब है उससे बिल्कुल समझ नहीं आई कि बॉल किधर जाएगी, वो अंदर आएगी, बाहर आएगी, क्या सिचुएशन होगी। इसी तरह से रोहित शर्मा के साथ भी हुआ। शाहिन शाह अफरीदी के साथ आपने जो है शाहिद अफरीदी की बात की, और शाहिद अफरीदी का मुझे लगता है कि जितना ज्यादा वो क्रिटिसाइज करते हैं, इट कैन बी अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, बट जितना वो क्रिटिसाइज करते हैं बाबर आजम को, क्या वो ये तो नहीं देख रहे कि आने वाले वक्त में शाहिन शाह अफरीदी विल टर्न अप टू बी वाइस कैप्टन? जिस तरह से वो उनको बैटिंग पे भी आजकल बहुत फोकस करा रहे हैं कि बैटिंग भी अच्छी करो, अपनी इंप्रूव करो बॉलिंग के साथ साथ। आई एम राइट और रॉन्ग सर? देखिए देखिए इरफान साहब, इसमें कोई शक नहीं कि शाहिनशाह अफरीदी ने अपनी कायदाना सलाहियतों का मुजाहरा तो किया है। लाहौर कलंदर्स को मुसलसल 2 साल उन्होंने चैंपियन बनवाया है, और ट्रू। फाइटर है। वो बैटिंग पे भी तवज्जो दे रहे हैं। आइंदा आने वाला वक्त, अभी वो 23 साल के हैं, आइंदा आने वाला वक्त मुझे यकीन है, क्योंकि जब रिजवान रिटायर हो जाएंगे, शादाब को इतना नहीं, क्योंकि शाहिनशाह अफरीदी तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की कप्तानी कर सकते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि शाहिनशाह अफरीदी आने वाले वक्त में पाकिस्तान के कप्तान होंगे। और जब भी फास्ट बॉलर कप्तान बना है, वो टीम के लिए कामयाबियां ही समेटता है, मुखालिफ टीमों के लिए खतरे की अलामत बनता है। ठीक है, शायद शाहिद आफरीदी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का खुद अपना भी स्ट्रेचर है ना, खुद अपना भी उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी और है कप्तानी की बिल्कुल, यस, सलाहियतें। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, तो, नो डाउट, तो फिर डोमिनेट वो करते हैं इसमें। फिर बिल्कुल, तो फिर डेफिनेटली वो बड़े एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। मोहम्मद रिजवान आहिस्ता आहिस्ता मेलो होते जा रहे हैं, वो परफॉर्मेंस जो है वो विकेट के पीछे भी ठीक है और विकेट के आगे भी जो बैटिंग कर रहे थे ठीक है, लेकिन वो उनका ऑरा जो है ना, जो पहले था वो उतना, जितना नाम जितना जिक्र होता था वो कम हो रहा है। एट द सेम टाइम ये जो हमारे शादाब हैं, शादाब क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? शादाब जैसा से आपने भी जिक्र किया, मैंने इन पे आना ही था कि वो बॉल के साथ भी स्ट्रगल कर रहे हैं। पहले तो ये था कि वो बैटर बनने की कोशिश कर रहे हैं, बॉलिंग अच्छी है उनकी। अब ये हुआ है कि वो फास्ट बॉलर बनने चाह रहे हैं। वो क्या करना चाह रहे हैं? वो बॉल अच्छी क्यों नहीं फेंक रहे हैं पिछले कुछ दिनों से? इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ पाकिस्तान इंडिया मैच, बाकी की भी बात कर रहे हैं हम, अफगानिस्तान के टाइम की भी बात कर रहे हैं जब अफगानिस्तान के साथ सीरीज हो रही थी। देखिए, बुनियादी तौर पर शादाब खान लेग स्पिनर है, और वो जो कहावत है ना कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया, वो बैटिंग पर ज्यादा तवज्जो देने लग गए। फील्डर दुनिया के बेहतरीन फील्डर्स में से एक है, कमाल के कैचेस लेते ट्रू। हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी बॉलिंग में जो थोड़ी सी ये फ्लॉ नजर आ रहा है, उसकी वजह ये है इरफान साहब के वो फिटनेस प्रॉब्लम्स का शिकार रहे, और कभी वो इन होते हैं, कभी आउट हो जाते हैं। उनको फिटनेस का बड़ा मसला रहा है, जिसकी वजह से वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे, और मैचेस भी नहीं मिल रहे। अगर आप लंबे मैचेस खेलेंगे जिसमें लंबी बॉलिंग करेंगे, फर्स्ट क्लास या दीगर मैचेस, तो फिर आपकी फिटनेस आप ये शादाब खान जो है, वो तो टेस्ट तो खेलते ही नहीं है। शादाब खान T20 और वनडे खेलते हैं। T20 में तो चल जाता है, 4 ओवर्स कर लिया आपने, लेकिन जब वनडे में 50 ओवर, वनडे भी एक तरह से कंप्लीट क्रिकेट है कि 7 घंटे 7.5 घंटे तक मैच चलता है, 50 ओवर आपने फील्डिंग भी करनी है। तो मेरे ख्याल में फिटनेस का जो भूत है वो उनके साथ साथ चल रहा है। वो फिटनेस को मुकम्मल तौर से अपनी फिटनेस रीगेन नहीं कर पाए, एक वजह। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि चूंकि उन्होंने लंबी बॉलिंग नहीं की है, तो 4 ओवर्स तो चल जाते हैं, लेकिन जब 50 ओवर की क्रिकेट में वो आते हैं, तो वो बॉल बचाने के चक्कर में कि डॉट बॉल हो जाए, रन बचा लूं, तो तेज तेज गेंदें करते हैं, जिसकी वजह से वो उस तरह की कारकर्दगी पेश नहीं कर पा रहे जिस तरह की उनसे तवक्को की जा रही है। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फखर जमान, हम पहले भी कह रहे थे कि फखर जमान जो है वो सुपर फिट नहीं लग रहे हैं। आपने कहा कि बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं, सबने कहा बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं। क्या वो बड़ा मैच अभी हमने देखना है, या उस बड़े मैच से पहले पहले कोई डिसीजन हो जाएगा? क्योंकि फखर इज नॉट बीन एबल टू परफॉर्म वेल। वो बड़ा मैच 2 सितंबर को था, बारिश हो गई, वरना फखर जमान की बारी आती तो प्रूव करते। अब 10 सितंबर को है। फखर जमान ने अभी तक इरफान साहब 159 रन बनाए 9 मैचेस में। जो उन्होंने सेंचुरी की थी रावलपिंडी में न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद से वो बिल्कुल इन टच नजर नहीं आ रहे। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ, मेरा बड़ा बिलीव है कि फखर जमान जैसा प्लेयर जब चलना शुरू होगा ना, और वो वक्त आएगा, हर बड़े प्लेयर्स के साथ बैड पैच आता है, विवियन रिचर्ड्स के साथ भी आया, सचिन तेंदुलकर के साथ भी आया, इंजमाम उल हक के साथ भी आया, तो बैट पैच आता है। और अब मुझे लग रहा है कि ये एक चैलेंजिंग टास्क होगा। 10 सितंबर को अगर मैच होता है तो फखर जमान यकीनन, मुझे तो बड़ी तवक्कुआत है कि परफॉर्म करेंगे।
क्योंकि बड़ी कंफ्यूजन चल रही है उनका बैट का और बॉडी का रिलेशनशिप जो है ना, बैट का और दिमाग का कह रहे हैं, बैट का बॉडी का रिलेशनशिप भी नहीं आ रहा। वो बैट कहीं जा रहा है और उनकी बॉडी कहीं जा रही होती है, और बड़े बड़े आसान सादी सी बॉलों पे उन्होंने जिस स्निक दिया या इनसाइड जो चीजें हुई। लास्ट क्वेश्चन सर, उसके बाद आपसे इजाजत चाहेंगे। अभी तक हमने अपना स्क्वाड अनाउंस नहीं किया, इंडिया ने कर दिया स्क्वाड अनाउंस वर्ल्ड कप के लिए। बस अभी तो हमारे चीफ सेलेक्टर साहब की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि अब सिलेक्शन कमेटी खत्म कर दी है। ज़का अशरफ ने, सिर्फ इंजमामुल हक चीफ सेलेक्टर होंगे। और अखबारात में ये खबरें शाये हुई हैं कि इंजमामुल हक को 3 साल के लिए 25 लाख रुपए माहाना पर रखा गया है क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। यकीनन उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज भी शामिल होगी कि अगर उन्हें पहले हटाया जाता है तो उन्हें 3 महीने की तनख्वाह यानी 75 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। तो इंजमामुल हक हम डिस्कस तो करेंगे जो कंसल्टेंट है, डायरेक्टर है, मिकी आर्थर से, और फिर हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न से। तवक्को यही है कि एशिया कप से पहले ही, ये भारत के मैच के फौरन बाद ही लगता ही है कि पाकिस्तान की टीम का ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल साहब आपका। आपने हमेशा हमें बहुत टाइम दिया और बड़ी अच्छी अच्छी पते की बातें की। नाज़रीन, अभी तक के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।